हेलो पेरेंट्स, नमस्कार। तो ये जो बाल्यश्री कनेक्ट का फर्स्ट वीडियो है, इसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं एक न्यू बॉर्न बेबी केयर के ऊपर। वेल, अगर बेबी को कुछ हाई रिस्क प्रॉब्लम है या तो कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन फ्रॉम योर पीडियाट्रिशियन ऑलरेडी दिया हुआ है, या तो बर्थ टाइम पे एनआईसीयू स्टे या कुछ एनआईसीयू केयर मिला था, मे बी the following video is not very helpful for you, but in general सारे न्यूबॉर्न का जो प्रॉब्लम होता है, जो टिप्स होता है, वो लगभग सेम ही होता है। सो दिस एपिसोड विल डील विथ न्यूबॉर्न केयर, जो कि कॉमन डे टू डे प्रैक्टिस में सारे न्यूबॉर्न, नॉर्मल न्यूबॉर्न के लिए इंपॉर्टेंट है। सारे पेरेंट्स, स्पेशली द केयर गिवर, दैट इज द मदर, should be aware of all those questions, queries and solution. तो congratulations moms for your newborn. आपको जो भगवान का गिफ्ट मिला है, दुनिया में सबसे सुंदर, सबसे अनोखा और सबसे कीमती गिफ्ट है, that is your baby. और ये बेबी का जो फर्स्ट चैलेंज, फर्स्ट राइट होता है, that is breast milk. Breast milk is the best milk for the baby. Human milk human baby के लिए बना है. There is no comparison of any commercial preparation, tin food, जितना भी अच्छा कंपनी का हो, breast milk का क्वालिटी, क्वांटिटी एंड कंपोजिशन बेबी के लिए परफेक्ट, वेल मेड एंड 100% सेफ होता है। इवन अगर मदर को कोविड, HIV, ट्यूबरक्लोसिस या कोई कॉन्टाजियस डिजीज चल रहा है, उसमें भी विथ प्रिकॉशन ब्रेस्ट फीडिंग इज रिकमेंडेड। हाँ, ये जरूर याद रखना है, कुछ मेडिकेशंस मदर में ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। जब भी डॉक्टर को अपना प्रॉब्लम बताएं तो अपना मेडिकेशन का हिस्ट्री जरूर बताएं। तो यूजुअली मदर का ये डाउट होता है कि मेरा ब्रेस्ट फीडिंग कहीं एडिक्वेट, इनएडिक्वेट तो नहीं है, कहीं मेरा बच्चे का पेट तो नहीं भर रहा है। उसके दादी बोल रही है, उसके नानी बोल रही है कि बच्चे का पेट ठीक से नहीं भर रहा है। तो इसके लिए ये बहुत सिंपल टिप्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑलवेज ऑब्जर्व यूरिनेशन। आपके बच्चे को दिन में 24 आवर्स में कितने बार सुसु हो रहा है। मैं हमेशा पेशेंट को बताता हूं कि जो इनपुट है, दैट इज योर ब्रेस्ट मिल्क, इज इक्वल टू, ऑलमोस्ट इक्वल टू योर आउटपुट ऑफ द बेबी, दैट इज द यूरिन और सुसु। तो अगर बच्चे को 24 आवर्स में कम से कम 6 से 7 बार सुसु हो रहा है, यूरिन पास कर रहा है, तो लगभग श्योर रहिए कि आपके बेबी के लिए आपका ब्रेस्ट मिल्क एडिक्वेट है। यूजुअली जब मॉम एक साइड से, मान लीजिए कि राइट साइड से फीडिंग कर रही है, अगर लेफ्ट साइड से मिल्क टिकल हो रहा है, ड्रॉप्स बाय ड्रॉप्स अपने आप गिर रहा है, देन मिल्क प्रोडक्शन एडिक्वेट है। आप अपना डाइट, अपना न्यूट्रिशन का केयर रखिए। सारा चीज आप खा सकते हैं, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन फूड सब्सटेंस में नहीं है, घर का बनाया हुआ सारे चीज मदर खा सकती है। उससे ब्रेस्ट फीडिंग एडिक्वेट होता है, एक्सेलेंट क्वालिटी का होता है और आपके बच्चे का पेट भरता है। अगर आपका बच्चा रोता है या आपको लगता है कि बच्चे को और मिल्क का जरूरत है, अपने पीडियाट्रिशियन के साथ डिस्कस कीजिए। डोंट गो फॉर ए tin preparation or commercial preparation of milk without consulting your doctor. 99% of the time अगर थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे तो you can always breastfeed your child. मिल्क inadequate नहीं होता। ब्रेस्ट मिल्क ब्रेन से बनता है, ब्रेस्ट से नहीं। अगर आप सोचने लगेंगे कि आपका मिल्क कम हो रहा है, वो कम होता है, नहीं तो नहीं होता। हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग as such as a topic we will pick up in another video. तो इस वीडियो में इतना ही बोलूंगा कि काउंट
the number of times your child is passing urine. If your baby अच्छे से सुसु कर रहा है, बराबर सुसु कर रहा है, then be assured that आपका breast milk adequate हो रहा है. और बच्चे यूजुअली हर हफ्ते 200 ग्राम करके वेट गेन करते हैं और एक महीने में लगभग 800 ग्राम वेट गेन करते हैं. वो भी जब आप चेक करते हैं तो आपको पता लगता है बेबी का न्यूट्रिशन सही हो रहा है और उसका वेट गेन हो रहा है. अगर कोई और भी डाउट है तब जाके डॉक्टर के पास आप डिस्कस कीजिए, या तो ब्रेस्ट फीडिंग काउंसलर का हेल्प लीजिए या कोई सिस्टर या मिडवाइफ का हेल्प लीजिए, कि ताकि आपका ब्रेस्ट फीडिंग 100% बेबी के लिए मिले. हम लोग का टारगेट होना चाहिए कि 6 मंथ तक बेबी को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब कि बाहर से कोई भी खाना, पानी, कुछ किसी चीज का जरूरत नहीं है. योर बेबी कैन बी 100% ब्रेस्ट फेड टिल 6 मंथ. ये फर्स्ट स्टेप है कि ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में हम लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए. सेकेंड चीज, जो ब्रेस्ट फीडिंग बेबी में कुछ सिम्टम्स होते हैं, दोज आर वेरी वेरी नॉर्मल एंड कॉमनली सीन, बट इट्स ऑफन वेरी ट्रबलसम एंड वेरी वरीसम फॉर द मदर. माँ बहुत दुखी हो जाती है या बहुत टेंशन में आ जाती है कि ये क्यों हो रहा है. तो कुछ हद तक कुछ चीज का तो एक्सप्लेनेशन नहीं होता, पर ये मान के चलिए कि कुछ चीज बच्चे में जो अभी बोलूंगा कि ये सब न्यूबॉर्न में होता है. अपने फ्रेंड से बात कीजिए जो जिसका कि आप ही के एज की एक बच्चा या बच्ची है, तो वो भी आपको यही बताएंगे कि दे आर ऑल्सो गोइंग थ्रू द सेम प्रॉब्लम और सेम टाइप्स ऑफ सिम्टम. जैसे बच्चे को दिन में 6-7 बार स्नीजिंग होना नॉर्मल है. अगर आपका बेबी ब्रेस्ट फीडिंग पे है तो दिस इज नॉट ए साइन ऑफ कोल्ड कफ. उसको स्नीजिंग होना उस हद तक नॉर्मल होता है. कभी कभार बच्चे लगातार 2-4 बार छींकते हैं, दैट इज ऑल्सो नॉर्मल. दैट इज ब्लो आउट, जो नोज में सिक्रेशन है जो बच्चे को अच्छा नहीं लग रहा है, वो उसको ब्लो आउट करने का कोशिश कर रहा है. ऐसे 4-5 बार ओकेजनल कफिंग अराउंड once or twice in an hour is also normal. 1 घंटे में अगर आपके बच्चे को 1-2 बार खांसी हो जाता है तो डोंट वरी. इफ खांसी इज परसिस्टिंग एंड खांसी करने के टाइम पे जैसे बड़े लोगों का आवाज आता है, अगर वैसे भारी आवाज आने लगा, तब आप डॉक्टर को बताइए. बच्चे का शरीर जो है हाथ लगाने से, यूजुअली हेड पोर्शन और पेट का पोर्शन हमेशा गर्म रहता है. इट फील्स वार्म टू टच, पर वो गर्म नहीं है. हमेशा ये अच्छा आदत होता है कि आप एक थर्मोमीटर लेके बच्चे का आर्म पिट में लगा के थर्मोमीटर से ही टेम्परेचर चेक कीजिए. अगर बच्चे का टेम्परेचर थर्मोमीटर में 9900 के ऊपर जाता है तभी डॉक्टर को सूचित कीजिए. इट इज टेकन टू बी फीवर, बट अगर आपके बच्चे का थर्मोमीटर में टेम्परेचर नॉर्मल है, अराउंड 98 डिग्री के आसपास है, 97 पॉइंट समथिंग, 98 पॉइंट समथिंग, ये सब नॉर्मल रिकॉर्डिंग है. 9900 नहीं होने तक, आइडियली इट इज 100.4 एज पर मेडिकल साइंस, बट 9900 होने पे आप डॉक्टर को सूचित कर सकते हैं या कोई मेडिसिन का जरूरत है. तो बच्चे, ये हो गया, फर्स्ट हो गया कि उनको सर्दी खांसी ऐसे यूजुअली ब्रेस्ट फेड बेबी को शुरुआत में नहीं होता है. अगर माँ को सर्दी खांसी है तब माँ को एक मास्क यूज करना चाहिए ताकि फीडिंग के टाइम पे कोई भी वायरल कंटामिनेशन ना हो. मास्क पहन के आप आराम से ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हैं. अच्छा, सेकेंड चीज जो आता है वो पॉटी पे आते हैं. तो यूजुअली देखा गया कि ब्रेस्ट फेड बेबी का जो पॉटी होता है वो लिक्विड, एकदम साबुन का पानी या छेना का पानी जैसा लिक्विड वाला पॉटी बच्चों के लिए नॉर्मल होता है. ये हो सकता है कि बच्चे जितने बार फीडिंग ले, बेबी जितने बार फीडिंग ले, उसको उतने बार पॉटी हो जाए. वही लिक्विड टाइप का थोड़ा थोड़ा करके दिन में 15-20 बार भी बच्चे को कभी कभी पॉटी होता है. अगर आपका बेबी का यूरिनेशन परफेक्ट है, रेगुलर यूरिन पास कर रहा है, ये पॉटी
टेंडेंसी नॉर्मल है, कुछ दिन तक ये चलेगा, डोंट वरी, दिस इज कॉल्ड ब्रेस्ट मिल्क काइंड ऑफ स्टूल। ब्रेस्ट मिल्क पीने से बच्चे को ऐसा ही पॉटी होता है जो कि थोड़ा लिक्विड और साबुन का पानी जैसा दिखता है, डोंट वरी फॉर इट। जब भी बच्चे को खांसी आएगा, छींक आएगा, थोड़ा थोड़ा पॉटी निकल सकता है, दैट इज ऑल्सो नॉर्मल, डोंट वरी, प्रोवाइडेड यूरिन इज एडिक्वेट, सूसू बराबर हो रहा है। तो कभी कभार ये भी देखा गया है कि बच्चे 2-4 दिन पॉटी नहीं करते। ब्रेस्ट फेड बेबी के लिए 5 से 7 दिन पॉटी नहीं करना बहुत ही नॉर्मल टेंडेंसी होता है, डोंट वरी। अगर 7-8 दिन तक पॉटी नहीं होता है, देन ओनली इन्फॉर्म योर डॉक्टर कि आप डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए। 7 दिन तक आप वेट कर सकते हैं। अगर बच्चे को बहुत हार्ड स्टूल हो रहा है, उसको स्टूल पास करने के टाइम पे पेन हो रहा है और वो जो स्टूल कंसिस्टेंसी है बहुत ही हार्ड है, देन इट इज कॉल्ड कॉन्स्टिपेशन। अदरवाइज 5-7 दिन में अगर एक बार नॉर्मल पॉटी हो जाए, दैट इज ऑल्सो नॉर्मल फॉर योर बेबी। और बहुत टाइम पे क्या होता है, मदर ये एक्सपीरियंस करती है कि बच्चा दूध पीने के बाद शायद सेटिस्फाई नहीं होता है, फिर रोने लगते हैं। यूजुअली क्या होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ बर्पिंग। तो बर्पिंग क्या होता है कि बच्चे जब ब्रेस्ट फीडिंग ले रहे हैं तो मिल्क के साथ बहुत टाइम पे वो एयर भी सक कर लेते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग मेडिकल टर्म में एरोफेजिया और एयर स्वालोइंग, या तो निगल लेते हैं जिसको बोलते हैं। तो इसके लिए दिस इज मैंडेटरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर बार ब्रेस्ट फीडिंग करने के बाद अपने बच्चे को 5-10 मिनट बर्पिंग जरूर कीजिए। अब मैं एक डॉल के सहारे आपको बताता हूं कि बर्पिंग कैसे करना है। ये मेरा बेबी है, दिस इज ए डमी बेबी। ये सुसु नहीं करता, पॉटी नहीं करता, पर इसके सहारे मैं आपको दिखाऊंगा कि बर्पिंग कैसे करते हैं। वेल, ये मान लीजिए कि ये बच्चे का नाभि का पोर्शन है। ये नाभि आपके कंधे के आसपास रहने से वो पोजीशन बर्पिंग के लिए बेस्ट होते हैं। तो जैसे मैं राइट हैंडेड हूं, तो मैं प्रिफर करूंगा कि मैं अपने बच्चे को लेफ्ट कंधे पे ऐसा रखूं, यहां से पकड़ूं, जैसे कि उसका ये नाभि जो है, नाभि मेरे कंधे के आसपास रहा। यूजुअली डोंट ट्राई टू होल्ड योर बेबी, कपड़े में या टॉवल में लपेट के मत रखिए, क्योंकि उसमें स्लिप होने का चांस होता है। तो हमेशा बेबी को ऐसे अपने कंधे पे रखिए, विदाउट ए टॉवल, विदाउट ए क्लोथ। देन ये हाथ का मैं हमेशा प्रिफर करता हूँ ये पोर्शन टच करें, ऐसा ऐसे ऐसे थोड़ा प्रेशर देके आप बर्प कीजिए। कम से कम 5 से 7 मिनट ट्राई कर कीजिए कि उसको अच्छे से बर्पिंग हो जाए। तो बर्पिंग का मतलब यही होता है कि हम लोग जब ये प्रेशर उसके पीठ पे दे रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसका नाभि मेरे कंधे पे है, एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड पीठ पे मैं उसको थपथपा रहा हूँ और ये पोर्शन दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा वेट उसको मिले। और ये इतना भी ज्यादा नहीं होना नहीं चाहिए कि उसको पेन हो जाए, पर उतना एडिक्वेट प्रेशर होना चाहिए जैसे कि उसका डकार आ जाए। बर्पिंग मतलब डकार, तो इसको हम लोग बर्पिंग बोलते हैं, ताकि मैं उसका डकार लाने का कोशिश कर रहा हूँ। इससे क्या होता है कि बच्चे के फीडिंग के टाइम पे जो मिल्क के साथ एयर सॉलो हो गया, वो डकार के साथ बाहर आ गया, ताकि उसका जो छोटा सा स्टमक है उसके अंदर जितना मिल्क है उसको आराम से वो होल्ड कर सकता है। उसको ब्लोटिंग, गैस, हिचकी, उल्टी, ये सब प्रॉब्लम ना हो। यूजुअली अगर आपके बच्चे को बार बार हिचकी आ रहा है, हिकअप्स, या तो बच्चा पीने के बाद बहुत सारा टाइम पे दूध इधर से फेंक दे रहा है, छेना छेना या दही जैसा कुछ चीज मुंह से आ जा रहा है, that means your burping is not adequate. Try to burp as much as possible. एक चीज याद रखना है, इवन आफ्टर परफेक्ट बर्पिंग, बहुत टाइम पे बच्चे थोड़ा सा दूध पीने के बाद थोड़ा सा उल्टी फेंक देते हैं। तो एक्चुअली जब तक बच्चे को सुसु, जैसे मैंने बताया कि सुसु बराबर हो रहा है, 24 आवर्स में 6 to 7 टाइम सुसु हो रहा है, तब तक
ये जो ओवरफ्लो है या थोड़ा सा वोमिटिंग है उसके लिए घबराना नहीं है। अगर आपके बच्चे को बार बार उल्टी हो रहा है, हर बार मिल्क पिलाने के बाद उल्टी आ जा रहा है, बच्चा उल्टी ज्यादा दूर तक फेंक रहा है, जिसको बोलते हैं हम लोग प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, या एकदम बाहर तक फेंक रहा है, और साथ में सूसू भी कम हो रहा है, उसका यूरिन आपको लग रहा है कि पर डे आउटपुट कम हो रहा है, डॉक्टर से जरूर मिल लीजिए और ये चीज डिस्कस कीजिए। बट यूजुअली दिन में 3-4 बार अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिल्क इधर से निकल जाता है, दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, जब तक आपके बच्चे का सूसू एडिक्वेट एंड रेगुलर हो रहा है तब तक। तो ये हो गया, हम लोग बात कर लिए कि एक तो बात की हम लोग बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग टाइम पे अगर 4-5 बार छींक होता है दिन में, स्नीजिंग होता है, दैट इज नॉर्मल। 4-5 बार खांसी होता है, दैट इज नॉर्मल। अगर बच्चे को पोटी लिक्विड जैसे बार बार दिन में 10-15 बार तक होता है और आपका बेबी ब्रेस्ट फीडिंग पे है, वो नॉर्मल है। अगर ब्रेस्ट फेड बेबी 5-6 दिन तक स्टूल पास नहीं करता, 7 दिन में एक बार अच्छे से कर लिया, फिर उसके बाद 4-5 दिन नहीं हुआ, दैट इज ऑल्सो नॉर्मल। एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज एवरी टाइम यू कंप्लीट योर ब्रेस्ट फीडिंग आपको बर्पिंग करना है। बहुत टाइम पे मदर पूछते हैं सर कितना टाइम तक हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग करें। देखिए, ब्रेस्ट फीडिंग आइडियली इज ए डिमांड फीडिंग। सब बच्चों का ये कोई अलार्म क्लॉक देके या टाइमर लगा के हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग एडवाइस नहीं करते। यूजुअली जो है बच्चे को कम से कम आप ट्राई कीजिए कि 20-25 मिनट तक आप ब्रेस्ट फीडिंग करें। यूजुअली बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग टाइम पे सो जाते हैं, डोंट वरी, जस्ट क्रैच, जैसे ब्रेस्ट फीडिंग चल रहा है तो बच्चा सो गया तो पैर में ऐसे ऐसे थोड़ा कर दीजिए या बैक रबिंग कर दीजिए, तो बच्चे फिर से सक करना चालू कर देते हैं। यूजुअली सकिंग, जो ब्रेस्ट फीडिंग करने के टाइम पे बच्चे सक करते हैं ना, इट्स ए रिफ्लेक्स फेनोमेना। उसके लिए बच्चे को आंख खुला रखना या नहीं सोने, जगना, जगा हुआ रहना, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। दैट सकिंग रिफ्लेक्स इज ऑटोमेटिकली देयर, इवन इन डीप स्लीप बच्चे सक कर सकते हैं। तो यही है कि आप 20 से 25 मिनट उसको फीडिंग कीजिए, उसके बाद 5-7 मिनट बर्पिंग कीजिए, उसके बाद यूजुअली 1.5 से 2 घंटे तक, अगर बच्चा अच्छे से मिल्क फीडिंग ले लिया, 1.5 से 2 घंटे तक आप गैप लगा के फिर से सेम साइकिल रिपीट करेंगे। यूजुअली अगर बच्चे बीच में रोने लगते हैं तो उनको दोबारा फीडिंग करना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिमांड फीडिंग। तो ये हो गया बेसिक नॉलेज ऑफ नोइंग हाउ टू डू ब्रेस्ट फीडिंग, कैसे पता लगाना है कि ब्रेस्ट फीडिंग एडिक्वेट हो रहा है कि नहीं, और एक ब्रेस्ट फेड बेबी का जो सिम्टम्स एब्सोल्युटली नॉर्मल है पर हम लोग को अचानक से वो सब देख के डर लगता है, ये सब का एक्सप्लेनेशन। सेकेंड थिंग जो हम लोगों को पता होना चाहिए, दैट इज स्किन केयर। वेल, यूजुअली मैं अपने प्रैक्टिस में मदर को एडवाइस करता हूं कि नॉट टू गिव ए बाथ टिल द अम्बिलिकल कॉर्ड इज ड्राई। तो क्या होता है, जैसे बेबी आपका जब घर आ गया, जब हॉस्पिटल में आपका डिलीवरी हो गया, बच्चे घर में आ गए, तो आप देखेंगे कि ऐसा एक अम्बिलिकल स्टंप है और यहाँ पे एक क्लिप लगाया हुआ है, जो कि वहां से हॉस्पिटल से लगाया हुआ छोड़ दिया जाता है। तो ये क्या होता है, जो नाभि गिरना बोलते हैं या अम्बिलिकल स्टंप गिरना इज ए नेचुरल प्रोसेस, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, ऑल दैट यू हैव टू डू इट टू कीप दिस हाइजेनिकली क्लीन। और इसके लिए आपको क्लीनिंग या कुछ स्पिरिट एप्लीकेशन या कुछ मेडिसिन एप्लीकेशन का जरूरत नहीं है। जब ये कट करके क्लिप लगाया गया, वहां पे हॉस्पिटल में डॉक्टर ऑलरेडी इसको कोई केमिकल से या मेडिसिन से स्टेरिलाइज करके छोड़ दिए हैं। तो आपको इसको कुछ भी करने का जरूरत नहीं, यू डोंट हैव टू पुट स्पिरिट और एनीथिंग। अगर यहाँ से कुछ फाउल डिस्चार्ज हो रहा है, ज्यादा ब्लड निकल रहा है, येलो डिस्चार्ज हो रहा है, तो एक बार डॉक्टर से बात कर लीजिए। 99% ऑफ द टाइम अगर इसके साथ छेड़छाड़ नहीं हुआ, बच्चे को बहुत सारे लोग पकड़ नहीं रहे हैं, बच्चा आराम से घर में आइसोलेशन में मदर के पास है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई इन्फेक्शन नहीं होता है। यूजुअली 7 से 10 दिन के अंदर, कभी कभी जल्दी, कभी थोड़ा सा लेट में 7-8 दिन में ये नाभि गिर जाता है। हाँ, अगर 3 से 4 हफ्ते तक नाभि ना गिरे या इसमें से ब्लड डिस्चार्ज या कुछ येलोइश फाउल स्मेलिंग, मतलब स्मेल वाला डिस्चार्ज हुआ, डेफिनेटली इमीडिएटली डॉक्टर को बताइए, अदरवाइज नाभि अपने आप गिरता है। एक बार नाभि गिर जाए, आप देखेंगे कि जो ये स्टंप है
ये एरिया ऑलमोस्ट ड्राई आउट हो गया, इसमें से कोई डिस्चार्ज नहीं है, कोई स्मेल नहीं है, और उसका जो स्किन एडजेसेंट स्किन है चारों तरफ नाभि का वो भी नॉर्मल नॉर्मल लग रहा है, देन इट इज टाइम टू गिव योर बेबी ए स्पॉन्ज बाथ। यूजुअली ये जो प्रोसेस है सेकेंड थर्ड वीक में हो सकता है। तब तक आप ध्यान रखिए कि बेबी का प्राइवेट पार्ट्स, आर्मपिट, गले का ये वाला पार्ट जो कि मिल्क सिक्रेशन या मिल्क लगा हुआ रहता है, ये वाला पोर्शन बच्चे का साफ रहे। आर्मपिट्स, ये वाला पोर्शन, यहाँ पे यूजुअली डिस्चार्ज, स्वेटिंग और बेबी का मिल्क जो रिगर्जिटेशन होता है यहाँ लगा हुआ रहता है, कभी कभी कान के पीछे भी, और ये जेनेटल एरिया, डायपर एरिया, ये सबको साफ रखिए। सूसू पॉटी साफ करने के लिए यूजुअली हम लोग एडवाइस करते हैं ल्यूकवार्म नॉर्मल वाटर, क्लीन स्टेराइल नॉर्मल वाटर इज द बेस्ट क्लिंजर फॉर द बेबी। कोई भी आपको हार्श केमिकल, हार्श डिटर्जेंट, क्लिंजर किसी का जरूरत नहीं। वाइप्स जो कि अल्कोहल बेस्ड है उससे दूर रहिए, उससे नैपी रैश बहुत होता है। यूजुअली नॉन अल्कोहलिक वाइप इज ओके, टिश्यू पेपर इज ओके, बट मेरे प्रैक्टिस में मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ थोड़ा सा ल्यूकवार्म वाटर में कॉटन टॉवल डाल के उससे बेबी को प्राइवेट पार्ट्स, सूसू पोटी का जगह अच्छे से साफ कर लीजिए एंड कीप इट ओपन टू ड्राई आउट बिफोर यूजिंग ऑन डायपर। डायपर पहनने से पहले प्राइवेट पार्ट्स को अच्छे से साफ कीजिए, ड्राई कीजिए। नॉर्मल एयर एक्सपोजर में वो ड्राई होने के बाद ही डायपर पहनाइए। थोड़ा सा नारियल तेल लेके आप डायपर एरिया में यूज कर सकते हैं। अगर उसमें डायपर पहनाने के बाद अगर थोड़ा रेडनेस हो रहा है, यू कैन यूज नारियल तेल और योर ओन ब्रेस्ट मिल्क टू स्टेरिलाइज दोज एरिया। ब्रेस्ट मिल्क नैपी रैश प्रिवेंशन के लिए बहुत अच्छा है। आप अपना ब्रेस्ट मिल्क लेके नैपी एरिया में, डायपर एरिया में कभी कभार अप्लाई करने से डायपर रैश प्रिवेंट हो सकता है। और कम से कम 2 डायपर के बीच में 20-30 मिनट्स का गैप दीजिए ताकि डायपर एरिया ड्राई रहे। और डायपर चेंज करने के टाइम पे हमेशा डायपर एरिया को क्लीन एंड ड्राई करके उसके बाद ही डायपर यूज कीजिए। और डायपर पहनाना अगर जरूरी है तो बीच बीच में चेक करते रहिए कि वो कंप्लीटली ड्राई है, बच्चे को कोई इरिटेशन, अनकंफर्टेबल फीलिंग नहीं आ रहा है। तो ये हो गया बेसिक स्किन केयर एट बर्थ। उसके बाद जैसे आपका बच्चे का नाभि ड्राई हो जाता है, फुल बॉडी हम लोग स्पॉन्ज बाथ स्टार्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे स्पॉन्ज बाथ में जब मम्मी का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, उसके बाद अराउंड 1 मंथ, अगर आपका बेबी एक टर्म नॉर्मल बेबी है अराउंड 1 मंथ, यू कैन स्टार्ट गिविंग ए टब बाथ। टब में बिठा के बच्चे को हेड एंड को थोड़ा ऊपर रखेंगे, जैसे पानी के ऊपर में रहेगा, और यहाँ से पानी पूरा पानी के अंदर रहने से भी अच्छा है। फिर देन यू कैन गिव ए टब बाथ। ऑयल मसाज जो है वो इंडिया में एक वेरी पॉपुलर कस्टम है। नानी दादी को ऑयल मसाज के बिना शांति नहीं मिलता। तो ऐसा है, देखिए ऑयल मसाज हम लोग एडवाइस करते हैं स्किन मॉइस्चराइज करने के लिए। हमेशा बच्चे को एक नॉर्मल पीएच, स्किन पीएच जो बोलते हैं मतलब एसिडिटी एंड अल्कलाइन जो नेचर है स्किन का बेबी का, वो फिक्स्ड होता है अराउंड न्यूट्रल पीएच। इसको छेड़छाड़ करना, ज्यादा केमिकल एक्सपोजर करना, बहुत ज्यादा ऑयल मसाज करना, कोई बेबी ऑयल बार बार लगाना, ये सब बेबी स्किन के लिए एडवाइजेबल नहीं है। तो ऑयल मसाज जो है, खाली ऑयल मसाज से बेबी को आराम मिलता है, स्किन मॉइस्चराइज होता है एंड काइंड ऑफ एक्सरसाइज फॉर द बेबी। मदर बेबी का बॉन्डिंग बढ़ता है, बेबी को अच्छा लगता है। तो एक बार ऑयल मसाज इंडियन क्लाइमेट के लिए एडिक्वेट है। यूजुअली इंडियन टाइप स्किन के लिए नेचुरल ऑयल लाइक कोकोनट ऑयल इज सपोज टू बी बेस्ट। 67 to 70% बेबी ऑयल मसाज कोकोनट ऑयल से ही पसंद करते हैं और उनके स्किन को ये परफेक्टली मैच करता है। अगर आप कोई बेबी ऑयल ट्राई करना चाहते हैं, make sure it is made from natural ingredients, devoid of mineral oils, devoid of very high quality or high intensity perfume, parabens, paraffin, ये सब बच्चे की स्किन के लिए अच्छा नहीं है।
तो आप कोई नेचुरल ऑयल से, प्रिफरेबली कोकोनट ऑयल से मसाज कर सकते हैं once a day, and massage should be a pleasant experience for the baby. रगड़ रगड़ के, कभी कभार हम लोग देखते हैं कि कभी इंजरी हो गया, कभी हाथ मुड़ गया, कभी स्प्रेन हो गया, तो ऐसा टाइट एंड स्ट्रेनस मसाज का बेबी को जरूरत नहीं है. आराम से जेंटल मसाज टू मॉइस्चराइज द स्किन इज एडिक्वेट. एंड मसाज करने का आधा घंटे के बाद और आधा घंटे के अंदर हम लोग अगर बाथ दे देंगे तो वो जो पानी का मॉइस्चर है वो बॉडी में रिटेन होता है और बेबी का स्किन अच्छा रहता है. कोई भी बेबी ऑयल अगर आप यूज करना चाहते हैं तो फर्स्ट अप्लाई दैट इन सम पार्ट ऑफ, मान लीजिए कि पैर में एक पोर्शन में लगा के हम लोग 1-2 दिन देखेंगे उसके स्किन में वो सूट कर रहा है, देन यू कैन प्रोसीड एंड डू दैट. यूजुअली तिल का तेल, मस्टर्ड ऑयल या जो सरसों का तेल, ये बच्चे के स्किन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता. तो ट्राई कीजिए ये सब ऑयल अवॉइड करें एंड कोकोनट ऑयल या नेचुरल ऑयल मसाज बेबी को दें. यूजुअली बेबी जब एक बार नहाना चालू करता है तो बेबी का बाथ इज वेरी वेरी नेसेसरी बिकॉज स्किन इज आवर लार्जेस्ट ऑर्गन. बेबी के लिए भी स्किन का सरफेस एरिया इतना बड़ा है कि वो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन, डिफेंस मैकेनिज्म है जिसको कि हम लोग को साफ सुथरा रखना चाहिए. उसके लिए कोई भी हार्श क्लिंजर, हार्श केमिकल का जरूरत नहीं. जो बेबी फ्रेंडली क्लिंजर जिसका कि पीएच यूजुअली अराउंड न्यूट्रल पीएच है, वो स्किन के लिए बेबी का अच्छा होता है. ऐसा कोई भी पर्टिकुलर ब्रांड या किसी चीज के बारे में मैं आज बात नहीं करूंगा. यूजुअली सारे ब्रांड्स जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स पे बेस्ड हैं और पीएच न्यूट्रल रेंज में है, आप यूज कर सकते हैं. तो आज के वीडियो में हम लोग बात किए ब्रीफली अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग एंड ब्रेस्ट मिल्क. सेकेंड, वी डिस्कस्ड अबाउट बर्पिंग विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो बच्चे को हम लोग बताए. जो कॉमन प्रॉब्लम बच्चे का होता है वो सब के बारे में बोले. डायपर के बारे में थोड़ा सा बात किए, स्किन केयर के बारे में थोड़ा सा बात किए, एंड फाइनली और एक चीज कि बेबी यूजुअली न्यूबॉर्न बेबी ज्यादातर दिन में सो जाते हैं और रात को रोने लगते हैं. तो डोंट गेट डिसहार्टेंड. मैं हमेशा पेरेंट्स को बोलता हूँ कि आपके बेबी दिन में एकदम आराम से सोते हैं और रात को खतरनाक हालत करते हैं, अब पागल हो जाते हैं, ऐसे वर्ड्स यूज करता हूँ. यूजुअली these are description to tell them that don't get panicked if your baby starts crying during night. क्योंकि 9 महीना माँ के पेट में बच्चे अंधेरे में रहते हैं, तो यूजुअली जो डे नाइट साइकिल है वो आने में 3-4 महीना लगता है. ऑलवेज इंश्योर एडिक्वेट रेगुलर ब्रेस्ट फीडिंग, और सारे ब्रेस्ट फीडिंग के बाद एक बार बर्पिंग. काउंट द यूरिनेशन ऑफ द बेबी. इफ द यूरिनेशन इज एडिक्वेट, पेट भर रहा है. एंड अगर रात को बच्चा थोड़ा बहुत रोता है, दैट इज नॉर्मल. अगर ये रोना घंटों से 1 घंटा 2 घंटा होता है या बहुत डिस्ट्रेसिंग होता है, रिपीटेड होता है, देन यू कैन ऑलवेज कंसल्ट योर डॉक्टर कि आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम है कि नहीं. तो आई थिंक ये जो छोटा सा वीडियो है इसमें जितना हम लोग टिप्स दिए, ये कोई भी न्यूबॉर्न बेबी के पेरेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा. अगर आपको ये अच्छा लगा एक थम्स अप दे दीजिए, और अगर कुछ आपको क्वेरी है तो आप डालिए, ताकि जो नेक्स्ट एपिसोड है उसमें हम लोग वो सारे डाउट्स, वो सारे क्वेश्चन को क्लियर करने का कोशिश करेंगे. तो थैंक यू सो मच. नमस्कार.